सिस्टम है जो कि 10 किलोवाट का कम्प्लीटली सिस्टम है। इसमें से एक साथ पूरा कंप्लीट नहीं होने के कारण, यानी इस पे शैडो कुछ आ रहा था सनलाइट बगल वाले बिल्डिंग का, तो इसके कारण 5 किलोवाट का सेटअप नीचे में किया गया है और अगले 5 किलोवाट का सेटअप ऊपर में किया गया है, जिसको लास्टली दोनों को ऐड करके हम इन्वर्टर में डाल दिए हैं, जिससे मेरा कंप्लीट 10 किलोवाट का सिस्टम बन गया है। तो इसमें जब हम नंबर ऑफ़ मॉड्यूल को, यानी एक पैनल से ज़्यादा पैनल को अगर हम एक साथ लगाते हैं तो उसको सोलर एरे कहते हैं। ये मेरा सोलर एरे का सेट है। इसमें से हम क्या किए हैं कि 5 किलोवाट का सेटअप का कनेक्शन अलग किए हैं और वो अगले 5 किलोवाट का सेटअप का कनेक्शन अलग किए हैं। दोनों को लास्टली एक साथ ऐड करके हम इन्वर्टर में लास्टली जोड़ दिए हैं। तो ये पूरा 10 किलोवाट का सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर 1 घंटे में अगर मेरा सनलाइट अच्छा रहा, रेडिएशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मेरा 1 घंटे में 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और हम लोग के साइड जो होता है वो सनलाइट, पीक आवर सनलाइट 4 घंटे का होता है, तो ये अपने रेटिंग के 4 गुना तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। यानी अगर ये 10 किलोवाट का सिस्टम लगाए हैं तो ये पूरा दिन में मेरा 40 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम बिना बैटरी का सिस्टम होता है। इसमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ इसमें पैनल होता है और ये माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है जो गैल्वेनाइज्ड होता है फुल्ली, यानी इसमें 25 साल तक इसमें जंग लगने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसमें एक लाइटनिंग एरिस्टर भी लगाया जाता है जो सबसे ऊपर एक त्रिशूल के आकार का है, उसका काम ये होता है कि अगर आपके एरिया में लाइटनिंग यानी बिजली चमक रही है या बिजली अगल बगल गिरने की चांस है, तो वो क्या करता है कि वो अपने आप में उसको खींच लेता है और वो उसको डायरेक्टली ग्राउंड कर देता है। अगर वो सिस्टम नहीं लगाएंगे तो वो मेरे पैनल को डैमेज कर देगा और पूरा सिस्टम एक ही बार में ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन अब उसके अलावा और भी मेरे ग्राउंडिंग सिस्टम है। अगर स्ट्रक्चर में किसी भी रीजन से करंट आ गया तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इससे भी एक अर्थिंग लगाते हैं, जो कि अर्थिंग इस पाइप के थ्रू ग्राउंड में गई हुई है। इस अर्थिंग, इसका कहने का मतलब, ये लगाने का मतलब ये होता है किसी भी कारण यहाँ फॉल्ट हो गया, इसका वायर इस स्ट्रक्चर में टच हो गया तो ये इसमें करंट आ सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग ने क्या किया है कि एक वायर लगाया जो ग्राउंडिंग हो गया है, जो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है वो ग्राउंड में चले जा रहा है। और एक तीसरी अर्थिंग होती है वो इन्वर्टर में लगी हुई है। वो अर्थिंग क्या करती है कि जो आपका एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है, जैसे घर में 230 वोल्ट हो रहा है, उससे ज़्यादा वोल्ट आ रहा है, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज आता है वो उसको ग्राउंड कर देता है। और अगर एक एक्स्ट्रा आपको लगाना है एक और अर्थिंग मेन, जो अगर इन्वर्टर की बॉडी में आ गया, बहुत भी घर का एप्लियंसेस में आ गया, फ्रिज में आ गया, तो उसके लिए एक बॉडी अर्थिंग भी होता है, वो अलग से लगाया जाता है। यानी टोटल 4 अर्थिंग इस सिस्टम में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोलर मॉड्यूल जो होता है हमेशा साउथ फेसिंग में लगता है। ऐसा इसको इसीलिए लगाया जाता है कि क्योंकि मेरा सन का जो मूवमेंट होता है वो ईस्ट से होते हुए साउथ की डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए हम इसको साउथ में रखते हैं। साउथ में रखने का रीज़न ये है कि पीक आवर में हमको इस पर सनलाइट का अगर एंगल 90 डिग्री बनता है सनलाइट के रे का सोलर मॉड्यूल के साथ, तो ये मैक्सिमम फोटोन एब्जॉर्व करता है, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मेरा जनरेट होता है, जितना रेटिंग का दिया हुआ रहता है वो। और रहा इसमें एंगल की बात, तो एंगल हम इस अनुसार सेट करते हैं कि उस एरिया का लेटीट्यूड कितना है। लेटीट्यूड उस एरिया का लोकेशन बताता है। जैसे यहाँ का लेटीट्यूड है 26 डिग्री 87 मिनट, तो उस अनुसार से हम इसका एंगल भी टिल्ट एंगल सेट करते हैं, क्योंकि इस एंगल पे सभी सीज़न में हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। क्योंकि सन का मूवमेंट अलग अलग सीज़न में अलग अलग होता है, क्योंकि गर्मी में देखा जाता है कि जो आपका सन होता है वो ओवरहेड हो जाता है और विंटर में थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उस अनुसार हम अगर लेटीट्यूड पे सेट करते हैं तो उस पे सभी ईयर में मैक्सिमम मिलता है। ऐसे तो ये टिल्ट एंगल इसका मूवमेंट वाला होना चाहिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फिक्स एंगल में ही मेरा अगर मैक्सिमम एनर्जी मिले तो हम लेटीट्यूड पे इसको सेट करते हैं। उसके बाद इसमें एक नेट मीटरिंग होता है। नेट मीटरिंग क्या करता है कि अगर जैसे सपोज आपके पास ये दिन भर में 40 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बनाया, क्योंकि 1 घंटा में ये 10 यूनिट बनाएगा और सनलाइट टोटल 4 घंटा होता है, तो ये अपने से 4 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो उसमें अगर आपका 40 यूनिट जनरेट हुआ, लेकिन अगर आपका कंजम्पशन 10 यूनिट ही हुआ तो 30 यूनिट तो रिमेनिंग बच गया, तो वो 30 यूनिट जो बचा वो दिन के टाइम में गवर्नमेंट के ग्रिड में चले जाएगा। फिर हम रात में अगर उससे लेंगे तो रात में जो लेंगे तो वो 30 यूनिट एक्स्ट्रा चले गया है। अगर रात में उससे अगर 20 यूनिट लिए
तो उसमें से 30 यूनिट गया था, 20 यूनिट हम ले लिए, 10 यूनिट बच गया, तो वो 10 यूनिट जो उस दिन बचा, तो वो 10 यूनिट का सरकार को पे करना पड़ेगा कस्टमर को। तो इसी तरह मंथली हम लोग एक तरह से कंपनसेट भी कर सकते हैं, इसको ईयरली भी कंपनसेट करते हैं। अगर टोटल महीना में अगर मेरा 100 यूनिट ज़्यादा हो गया, सरकार के खाते में ज़्यादा चले गया, तो सरकार उसके लिए हमको पे करेगी। अगर लेकिन हम सरकार को अगर 10 यूनिट ही मतलब सरकार को अगर हम टोटल यूज किए, लेकिन हमको 10 यूनिट सरकार से लेना पड़ गया, तो टोटल 10 यूनिट का ही पे करना पड़ेगा। यानी इसमें पूरा मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर ये जो प्लांट लगाते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, ये मेरा 4 से 5 साल में पूरा पैसा आपका पे बैक हो जाता है। उसके बाद इसकी वारंटी 25 साल की होती है, यानी आप 20 साल इससे पूरी तरह से फ्री में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड का एक इन्वर्टर होता है जो डिफरेंट होता है, उसकी वारंटी 10 साल होती है। वो आपका सिर्फ उसमें एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम होता है, आईसी का प्रॉब्लम होता है, वो कभी कभी रेयरली होता है, लेकिन पैनल आपकी 25 साल चलती ही चलती है। मेंटेनेंस, अगर सोलर में मेंटेनेंस की बात की जाए तो इस पे रेगुलर बेसिस पे आपको देखा जाए कुछ ही दिनों में इस पे धूल जम जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस पे सोलर लाइट की इंटेंसिटी अंदर तक नहीं एब्जॉर्ब हो पाती है। तो इसको रेगुलर सुबह के टाइम में इसको साफ़ कर देना चाहिए, वो भी स्मूथ कपड़े से। अगर पानी से धोना है तो पूरा सुबह में इसको पानी से साफ़ कर देना चाहिए, या शाम में। दोपहर के टाइम कभी भी गलती से पानी नहीं डालना चाहिए, ये आपका फूटने का डर होता है, क्योंकि उस टाइम में इसका टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर आप अचानक पानी डालिएगा तो ये आपका क्रैक कर जाएगा और सेल डैमेज हो जाएगा। ये जो सोलर इन्वर्टर है मेरा ऑन ग्रिड का, उसका इनपुट 200 से 800 वोल्ट के बीच होना चाहिए, यानी पीवी इनपुट वोल्टेज 200 से 800 के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे जो हम मॉड्यूल यूज़ किए हैं, ये 320 वाट पीक का मॉड्यूल है, जिसका ओपन सर्किट वोल्टेज 40 वोल्ट है। 40 वोल्ट इसमें क्या किए हैं कि 15 का कनेक्शन एक साथ किया है और 16 का कनेक्शन एक साथ किया है। 15 को एक साथ सीरीज में ऐड किए हैं। सीरीज में क्या होता है, मेरा वोल्टेज ऐड होता है और करंट सेम होता है। जो एक मॉड्यूल का करंट है वही पूरा सिस्टम का करंट होगा। तो अगर इसका 40 वोल्ट देखा जाए, अगर एक मॉड्यूल का है, तो इसमें हम इसमें टोटल सोलर मॉड्यूल को एक साथ कनेक्ट किए हैं। 16 को कनेक्ट किए हैं, तो 16 को अगर हम एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज ऐड होगा। वोल्टेज ऐड होके इसमें आपका 640 वोल्ट हो जाएगा, जो कि 200 से 800 के बीच ही लाई कर रहा है। और करंट जो एक मॉड्यूल का होगा वही पूरा आपका सिस्टम का होगा। करंट यानी एक मॉड्यूल का इसमें 9 एम्पियर है, तो ये पूरा सिस्टम का, ये नीचे वाले सिस्टम का 9 एम्पियर हो गया। फिर अगर ऊपर वाले सिस्टम की बात करें तो उसमें आपका 16 मॉड्यूल दिया हुआ है, ये 17 यानी 15 यानी इससे कम मॉड्यूल है। तो उसका भी अगर एक का वोल्टेज लेते हैं 40 वोल्ट, तो उसको भी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 600 वोल्ट आ जा रहा है। तो वो भी मेरा 200 से 800 वोल्ट के बीच ही लाई कर रहा है। तो उसका कनेक्शन अलग गया है और इसका कनेक्शन अलग गया है। इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर में आपका नंबर ऑफ MPPT लगा होता है, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। यानी उसमें अलग अलग अगर सिस्टम का देते हैं, अगर सपोज इस सिस्टम पे शैडो पड़ रहा है कोई भी रीजन से, तो क्या होगा कि आपका ये सिस्टम काम नहीं करेगा लेकिन वो सिस्टम काम करेगा। इसलिए उसमें नंबर ऑफ MPPT लगा होता है। उसमें अगर 2 MPPT लगा है तो दोनों का कनेक्शन अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही इनपुट में हम सब इनपुट को डाल दें। बड़ा इन्वर्टर की अगर बात करें, जैसे 10 किलोवाट का सिस्टम है तो इसमें 4 इनपुट लगा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि आपको 4 अलग अलग कनेक्शन करना होगा। अगर एक कनेक्शन पे आपका शैडो आ रहा है तो बाकी 3 सिस्टम आपका काम करेगा। अगर इसको हम 4 भाग में डिवाइड करें, 4 भाग में डिवाइड करके उसका सीरीज कनेक्शन करें और एक सिस्टम पे आपका शैडो आ रहा है तो 3 सिस्टम एट ए टाइम काम करेगा। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ़ सीरीज बहुत कम रखिएगा तो उससे क्या होगा कि अगर इस पर शैडो पड़ेगा तो एक कंप्लीट सिस्टम नहीं काम करेगा। तो इसे यहाँ जैसे कि 16 सिस्टम है, 16 पैनल है, 16 में अगर 2 में पैनल में लाइट नहीं गिर रही कोई वजह से, तो क्या टोटल काम नहीं करेगा? टोटल काम नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा डिमेरिट है इसका। अगर इस पूरा सिस्टम में अगर एक भी मॉड्यूल पे आपका इस पर शैडो पड़ रहा है तो आपका पूरा सिस्टम इसमें काम नहीं करेगा। ये वाला सिस्टम अगर वो नेक्स्ट पे अगर काम कर रहा है, पूरा लाइट आ रहा है, तो वो आपका पूरा सिस्टम काम करेगा। अच्छा, तो अगर मतलब हर एक पैनल को अगर हम अलग अलग कनेक्शन दें तो उससे वोल्ट जा सकता है, मतलब MPPT के माध्यम से?
अलग अलग पैनल को, उसमें होता है कि हमको लगभग सीरीज में करना होता है। MPPT जो होता है हाई वोल्टेज पे काम करता है, और हाई वोल्टेज में करने के लिए हमको सीरीज कनेक्शन करना पड़ता है। तो इसमें कोशिश ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैनल को हम सीरीज में कनेक्ट करें। उससे एक और बेनिफिट होता है, सीरीज में कनेक्ट करने से इसका एम्पियर रेटिंग कम होता है, करंट की वैल्यू कम होती है, तो इसे हम पतला वायर यूज़ करके ही पूरा सिस्टम चला लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा और हमको मोटा वायर यूज़ करना पड़ेगा और काफ़ी कॉस्टली सिस्टम हो जाएगा। तो इसलिए ये बेनिफिट भी है MPPT में कि हमेशा हमको पतले वायर में काम हो जाता है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर तभी काम करता है जब आपका ग्रिड में सप्लाई होता है। तो इसमें पैनल से जो 2 वायर आए हैं अलग अलग, तो वो पैनल का इनपुट ये है, यानी पैनल एक 15 का ये है और 16 का ये है, अलग अलग इनपुट दिया हुआ है। और इससे जो आउटपुट आएगा ये मेरा अलग है, ये मेरा 3 फेज इन्वर्टर है। इसमें इसीलिए अलग अलग कलर का वायर लगा हुआ है, RYB, यानी 3 इसमें मेन लाइन है और एक न्यूट्रल है आपका। और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के डिस्कनेक्शन के लिए लगाया गया है। यदि आपका डीसी का सप्लाई, पैनल से आने वाले डीसी सप्लाई को रोकना है इसमें इन्वर्टर में जाने से, या डीसी का मेंटेनेंस करना है, तो उससे रोकने के लिए यहाँ पे हम ये DC MCB लगाए हैं। और जो इससे जो आपका आउटपुट आ रहा है, इन्वर्टर से जो AC आउटपुट आ रहा है, उसको भी रोकने के लिए इसमें एक AC MCB लगाया है। अगर हमको AC वाला पार्ट में मेंटेनेंस करना है तो उसको रोकने के लिए हम इसमें AC MCB का यूज़ किए हैं। ये नंबर ऑफ MPPT ये शो कर रहा है, यानी जितना ज़्यादा ये आपका यहाँ पे कनेक्शन शो कर रहा है, ये इसमें उतना ज़्यादा इसमें पैनल का आप इसमें इनपुट डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक डिस्प्ले भी लगा हुआ है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट हुआ, अभी कितना सोलर से वोल्टेज आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, ओवरऑल पावर कितना आ रहा है, ये सब मेरा डिस्प्ले में शो करता है। यानी कितना जनरेशन हुआ और कितना ग्रिड में गया, सब इसमें शो करता है। लेकिन अगर इसमें आपका किसी भी रीजन के कारण फॉल्ट आ गया तो ये इसमें एक अलार्म का ऑप्शन है। ये आपका ये जो LED है ये आपकी ग्लो करने लगेगी, तो आप समझ जाइए आपके इन्वर्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया है। और ये इन्वर्टर जो होता है IP65 प्रोटेक्शन बेस्ड होता है। IP65 का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन। इसमें 6 मतलब होता है डस्ट फ्री और 5 मतलब होता है वाटर नॉर्मल वाटर भी अगर इसके ऊपर डालिएगा तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ये वाटर रेजिस्टिव होता है और डस्ट रेजिस्टिव भी होता है, यानी आप इस इन्वर्टर को पैनल के डायरेक्ट नीचे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर फोर्सफुली इसके ऊपर पानी डाला जाए तो वो इसके अंदर चले जाता है। तो IP65 का मतलब यही होता है।